हेलो दोस्तों, हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस लेके आए हैं 6 से 13 सितंबर 2022 का। तो जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था कि अब ये सीरीज वीकली बेसिस पे ही आएगा, और साथ में ये भी मैंने बोला था कि इसको मैं बीपीएससी या और अदर स्टेट पीसीएस के लाइन भी करने की कोशिश इसको करूँगा। तो इसी कोशिश में जो पहला प्रयास है वो है प्रीलिम्स बूस्टर के तौर पे। जो भी न्यूज़पेपर आता है उसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ होती हैं। अगर वो हम लोग डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे अगर कवर करते चले जाते हैं तो फाइनल टाइम पे जब मैगजीन या कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं तो वो पढ़ने में हम लोग को काफ़ी कम समय लगता है। तो इस वजह से इस बूस्टर जानकारी को हम लोग देख सकते हैं, एक बार मेमोरी में रहेगा तो बेहतर होगा बाद में आगे उसको रिकॉल करना। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो कि हमारे मेंस पर्पस के लिए ज़रूरी हैं उसको मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा वीकली बेसिस पे इंक्लूड करने का। तो यहाँ पे 3 आर्टिकल जो कि इस पीरियड में दिखा कि इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी, उस पर बात की गई है। वेरियस जो फर्जी वाले लोन ऐप्स हैं उनको आरबीआई के द्वारा और बहुत सारे दूसरे इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा उन पे कार्रवाई की गई है, रोक लगाई गई है, तो उसके बारे में जानेंगे। और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी, उनका स्टेट विजिट हुआ दिल्ली, इंडिया में, तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं, क्या इश्यूज़ हैं दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन में। इसको हम लोगों ने पास्ट में भी देखा है, तो इसको जो करंट में अभी विजिट हुआ है उसके कंटेक्स्ट में देखेंगे। और लास्ट सेक्शन हमारा डाटा जेम्स होगा। तो हम लोग अपना आज का जो सीरीज है वो उसको शुरू करते हैं प्रीलिम्स बूस्टर से। तो पहली जो जानकारी है वो ये है कि ब्रिटेन की अगली जो प्रधानमंत्री होंगी वो होंगी लीज ट्रूस। वो ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री होंगी और तीसरी वुमेन होंगी इस सीरीज में। और इन्होंने हराया है इंडियन ऑरिजिन के ही लीडर रहे ऋषि सुनक, उनको डिफीट किया है। दूसरी जानकारी है कि मिखाइल गोर्बाचेव, इनकी मृत्यु हो गई। ये कौन थे? तो ये यूएसएसआर, जो सोवियत रसिया थी, उसके लास्ट लीडर थे। और इनका टर्म जो है 1985 से 1991 के बीच का है। तो 1991 में आपका यूएसएसआर का विघटन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। और इनको जाना जाता है इनके 2 रिफॉर्म के लिए, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रियका। ये दोनों रशियन वर्ड है, इसका मतलब हम लोग जान लेते हैं। ग्लासनोस्ट होता है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है ओपननेस। मतलब जिस तरीके से यूएसएसआर बिल्कुल क्लोज्ड चल रहा था, बाकी दुनिया से कटा हुआ चल रहा था, तो इसको ओपन करने की बात की गई थी ग्लासनोस्ट के अंतर्गत में। ये ओपननेस था। नेक्स्ट क्या है? पेरेस्ट्रियका। पेरेस्ट्रिका का लिटरल मीनिंग देखें इंग्लिश में तो उसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। जो वहाँ की इंडस्ट्रीज थी, जो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए एज पर द नीड ऑफ द टाइम। लेकिन इनके टाइम पे ही यूएसएसआर का विघटन हो गया और अभी कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज आइटम। नेक्स्ट हमारा न्यूज आइटम है राजपथ को लेके। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है, जिसका कि आज़ादी से पहले जो नाम था इसको किंग्स वे बोला जाता था। किंग्स वे, राजा का रास्ता। फिर 2 रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। भारत जोड़ो यात्रा, ये कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया, कांग्रेस पार्टी जो है। और मेक इंडिया नंबर 1, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो 2 स्पेसिफिक है, ये वैसे स्टेट पीसीएस में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो कि बीजेपी रूल्ड नहीं है, वहाँ पे ये पूछे जाने की संभावना है। उसमें से एक बिहार भी है, अपना बिहार है, झारखंड है, तो कहीं पे भी इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है कि बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी लीकर के बोतल सीज होंगे, जो शराब की बोतलें जो सीज की जाएंगी,
उनसे चूड़ियाँ बनाई जाएंगी और इसके लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। और उसका जो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम का नाम है जीविका है, रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम, जो हमारे यहाँ पे चलता है जीविका नाम से बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसी के तहत में जो फैक्ट्री लगाई जाएगी, फैक्ट्री पटना में ही सेटअप करने की बात की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग महिलाओं को ट्रेनिंग और बाकी सारी चीज़ें सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये हमारा न्यूज आइटम हुआ। अब हम लोग आते हैं अगला न्यूज आइटम पे। पीएम श्री स्कीम ये लॉन्च किया गया, जो कि है श्री आपका स्टैंड करता है स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो इस स्कीम के अंतर्गत में 14,500 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री डेवलप किए जाएंगे या फिर उसको अपग्रेड किया जाएगा जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको। कंडीशन क्या है कि स्कूल्स उन्हीं सारे स्टेट्स में सेलेक्ट किया जाएगा जो कि स्टेट पूरे तौर पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसको पूरे तरीके से अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है। इसके तहत में स्कूल्स को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये डायरेक्टली अकाउंट में जाएगा स्कूल का, अपना जो प्रिंसिपल है उनके पास में, और जो 40% पैसा है वो अपने मर्जी के हिसाब से उसको खर्च कर सकते हैं। इसके साथ में स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क भी यहाँ पे बोला गया है कि इसके साथ में एक बनाया जाएगा, ताकि क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्या आउटकम मिल रहा है, उसको भी रेगुलरली असेस किया जा सके। अगला इंफॉर्मेशन है हमारा कि ब्रिटेन की जो सबसे लंबे समय तक गद्दी पे रहने वाली क्वीन रही एलिजाबेथ II, उनकी मृत्यु हो गई 96 साल की उम्र में, और जो अगले किंग होंगे वो चार्ल्स III होंगे। नेक्स्ट न्यूज आइटम ये है हमारा, राजस्थान में लॉन्च किया गया है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। जिस तरीके से मनरेगा चलता है, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसको एक्ट की शक्ल दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसी लाइन पे जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, जो शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है, उसमें बेरोजगारी को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुरू किया गया, जिसके तहत में 100 दिन का जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, जो मनरेगा में दिया जाता था। मनरेगा मेनली आपका रूरल एरिया में है, जबकि अर्बन एरिया में इसका कोई सेकेंड ऑप्शन है नहीं। इसके बारे में सजेशन बहुत सारी बॉडीज़ ने दिया है। इसको इम्प्लीमेंट करने में राजस्थान पहले नंबर पे अभी स्टेट रहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है किसी स्टेट PCS या इस तरीके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इसको, कि किस गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लास्ट वीक रिलीज किया गया। रिलीज करने वाली जो अथॉरिटी है वो UNDP है, उनके द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का जो रैंक था, इंडिया का रैंक 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज ये था। तो एग्जैक्ट रैंक आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, पर्टिकुलरली BPSC में पास्ट में भी पूछा गया है, और ऑप्शन काफ़ी क्लोज में दिया जाता है, जैसे 132, 133, 134, 135, इस तरीके से ऑप्शन दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको मेमोरी में अपना डालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है किस किस चीज़ों पे मेजर करता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इसके रिलेटेड मेंस में भी, जो BPSC का मेंस में पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि HDI में इंडिया का इतना पुअर परफॉर्मेंस क्यों है और इसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। तो अगर इसी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आई थिंक जेंडर गैप इंडेक्स को लेके था, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे भी इस चीज़ को पूछा जा सकता है। तो अगर आपको इसका इंडिकेटर पता है तब आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, भले उसके अंदर की बात नहीं भी पता है, बट स्टिल अगर आपको पता है कि इंडिकेटर क्या क्या है, जैसे इसमें इंडिकेटर है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा और तीसरा आपका स्कूलिंग को लेके है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब एवरेज आप कितना बच्चा जो है, कितना साल बच्चा स्कूल जा रहा है और कितना जाने की उम्मीद है। और जो चौथा फैक्टर है वो ग्रॉस नेशनल इनकम, जो हमारा राष्ट्रीय आय है प्रति व्यक्ति के तौर पे,
उसको उस पे बात की गई है। तो ये 4 इंडिकेटर है। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा इतना पुअर रैंकिंग क्यों, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, वो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो शिशु मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, मातृ मृत्यु दर उसमें भी काफ़ी ज़्यादा है, फिर आपका एनीमिया की शिकायत काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा नहीं होगी। तो ये सारा आपको फैक्टर दिख जाएगा। स्कूलिंग में आप दिखा सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग है, जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो बेहतर नहीं है, तो वो हम लोग वहाँ पे दिखा सकते हैं। नेशनल इनकम पर कैपिटा में, तो उसमें हम लोग दिखा सकते हैं जो हमारा पर कैपिटा इनकम डॉलर लेवल पे जाए तो हमारा 1500 के आसपास का चलता है। तो वहाँ से उस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आंसर हम लोग कर सकते थे। तो इस वजह से कोई भी अगर इंडेक्स आता है तो उसके अंदर में थोड़ा जो इंडिकेटर्स हैं उस पर थोड़ा सा हम लोगों को एक बार नज़र रखना जरूरी है। उसको ध्यान में रखने से आप प्री और मेंस दोनों की एक साथ में प्रिपरेशन करेंगे। अगला न्यूज आइटम आपका खेल जगत से है। तो जो स्टेट पीसीएस हैं वहाँ पे खेल का कुछ कुछ जानकारी जो है वो एज ए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी के तहत में एशिया कप जो है इस साल का जीता गया श्रीलंका के द्वारा, पाकिस्तान को हरा के उन्होंने जीता। और जो मैन ऑफ द सीरीज रहे डब्लू हसरंगा, इनको मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। मैन ऑफ द मैच वैसे फाइनल मैच के लिए ही रहेगा, तो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल राजपक्षा को दिया गया था ये मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डब्लू हसरंगा। तो ये हमारा प्रीलिम्स बूस्टर है। एक सप्ताह में कितनी सारी जानकारियाँ आई हैं, उन सब से प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन द फील्ड ऑफ करंट अफेयर। तो इसका एक रफ ओवरव्यू आइडिया आपको यहाँ से मिल जाता है। तो इससे होगा क्या कि जब आप मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको मैगजीन पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारा आइटम आपका ऑलरेडी कवर्ड रहेगा यहाँ पे। तो ये तो हो गई बात आपकी प्रीलिम्स को लेके। अब हम लोग आते हैं मेंस रिलेटेड जो चीज़ है उस पर। तो ये आर्टिकल है आपका ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी को लेके। तो ये जो ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी पे बात की गई है, तो इसमें दिखाया गया है कि जो पैंडेमिक था उसमें सिचुएशन कितना ख़राब हो गया, इंडिया वहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा था, आगे एक ट्रीटी अगर होता है तो उससे क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो हम लोग देखते हैं। ये आर्टिकल यहाँ पे शुरू किया गया कि कोविड-19 जैसा जो पैंडेमिक आया, इसकी वजह से करीब 18 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई, मर गए वो लोग, और 120 मिलियन पीपल वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में ढकेल दिए गए। पूरा ग्लोबल जो इकोनॉमी था उस पर रिसेशन जैसा सिचुएशन बन गया। तो इससे हम लोगों को क्लियर कट एक फीलिंग आ गया कि नोबडी इज सेफ अंटिल एवरीबडी इज सेफ। अगर आपको बचाना है तो हर किसी को बचाना पड़ेगा, तभी आप बच पाएंगे। साथ ही इसके साथ में जो ग्लोबल हेल्थ इनइक्वालिटी है वो भी हम लोग को देखने को मिला कि वैक्सीन्स जो थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वहीं पे ज़्यादा मुहैया हुए, वहीं जो है चिकित्सा सुविधाएं वहीं उपलब्ध रहीं। तो इससे थोड़ा सा हेल्थ इनइक्वालिटी का सिचुएशन बाहर उभर के आया। अभी जो सिचुएशन आया है, अभी मंकी पॉक्स का फिर से डिक्लेयर किया गया है WHO के द्वारा, इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये आपका पैंडेमिक डिक्लेयर होने से पहले का स्टेज है। तो अभी ये काफ़ी सारी कंट्री में फैल गया है, तो इससे तो और भी दिख रहा है कि सिचुएशन हो सकता है कि इसी तरीके का रेगुलर हो, ऐसे ही पैंडेमिक्स लगातार आएँ। अब ऐसे पैंडेमिक में कुछ कुछ जो लोग हैं वो फ़ायदा बनाने के लिए वो अपना काम निकाल रहे थे। जैसे कि जो मोनोपोली दिखाया गया जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, फाइजर, बायोनटेक, मॉडर्ना, इनके द्वारा, तो यहाँ से डाटा ये आया कि पैंडेमिक के दौरान में कम से कम इन सारी कंपनियों ने 9 नए बिलियनियर दिए दुनिया को। नए करोड़पति लोग पैदा हुए $बिलियन के टर्म में। हर सेकेंड के जो इनका प्रॉफिट था वो $1000 का था हर सेकेंड पे। तो ये दिख रहा था कि इवन जो आपदा में अवसर बोला जाता है उसका नेगेटिव सेंस में इन्होंने मिसयूज किया। पैंडेमिक की सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में ये लोग अपना प्रॉफिट बनाने में लगे हुए थे। वहीं वैक्सीनेशन की बात की जाए
तो मार्च 2022 तक जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मात्र 3% लोग ऐसे थे जिनको एटलीस्ट एक डोज मिला हो वैक्सीन का, जो कोविड वैक्सीन था। जबकि यही अगर हाई इनकम कंट्री में अगर फिगर देखा जाए तो ये 60.18% था। अब ऐसे सिचुएशन में ही जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ वहाँ पे प्रपोज किया गया ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। इसमें इंडिया का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे दिखता है, खड़ा है, क्योंकि इंडिया जो है पूरे दुनिया का 60% वैक्सीन प्रोड्यूस करता है और अक्रॉस द वर्ल्ड इसको प्रोवाइड कराता है। अंडर वैक्सीन डिप्लोमेसी बोला जाए या वैक्सीन मैत्री बोला जाए। 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2021 में इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है कोविड-19 वैक्सीन, वो 594.35 लाख इतना डोज इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 72 कंट्रीज़ को। इसमें से 81.25 लाख डोजेज ये हम लोगों ने गिफ्ट में दिया कंट्रीज़ को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। अगर आप लोग इसको ध्यान में रख पाते हैं तो इसको बहुत ही ब्यूटीफुल्ली आंसर में यूज किया जा सकता है। सिर्फ प्रोडक्शन पे ही इंडिया नहीं रुका, साउथ अफ्रीका के साथ में कोलैबोरेशन किया और जो कोविड-19 वैक्सीन है उसके पेटेंट को वेव ऑफ करवाने में सफल रहा WTO लेवल पे। और जो पेटेंट को वेव ऑफ किया गया, कोशिश और भी चीज़ें थी जो इसको कि वेव ऑफ कराने का प्रयास था वैक्सीन के अलावा, जैसे जो भी डायग्नोस्टिक्स में जो सामान लगेगा, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट इसमें लगेंगे, उन सबको वेव ऑफ कराने की कोशिश थी। लेकिन पूरा 100% नहीं हो पाया। सिर्फ वैक्सीन पे हम लोगों को ये वेवर मिल पाया, वो भी काफ़ी लिमिटेड लेवल पे, बट स्टिल इंडिया ट्राइड इट। तो ये चीज़ दिखाता है कि इंडिया जो है, अगर ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी हम लोग को लेके आना है तो इंडिया एक आइडियल कंट्री है जो इसको आगे लेके जा सकता है। अब जो पैंडेमिक ट्रीटी हो, ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी हो, वो जब अगर किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें जो चीज़ रहना चाहिए ये इंक्लूड करता है आपका डाटा शेयर किया जाए। कहीं पे अगर कुछ भी अगर बीमारी फैलती है तो उसके रिगार्डिंग डाटा शेयर किया जाए। कुछ अगर वायरस या बैक्टीरिया से हो रहा है तो उसके जीनोम सीक्वेंसिंग में उसका रिलेटेड डाटा वो बताया जाए। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम ग्लोबल लेवल पे सेटअप किया जाए। एक रैपिड रिस्पांस मैकेनिज्म क्या हो उसके रिगार्डिंग उसका भी फंडिंग प्रॉपर हो, उसका फंक्शनिंग प्रॉपर हो। और जो बेसिक हेल्थ है उसमें इन्वेस्टमेंट में ये क्या कॉमन मैट्रिक्स हो, एक कॉमन क्या बेसिस हो, क्या क्राइटेरिया हो, वो सेटअप हो। तो ये सारी चीज़ें इस ट्रीटी में उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी पैंडेमिक आता है तो हर कंट्री एक दूसरे के साथ में खड़ा हो। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है वो कंट्री आगे जाके अपना रिसोर्स को साइडलाइन करते जा रहा है। जैसा एक सिचुएशन बना था वैक्सीन नेशनलिज्म का, वो सारी कंट्री जिनके पास वैक्सीन था वो सिर्फ अपने लिए खरीद रही थी, बाकी छोटे कंट्रीज इससे काफ़ी बिल्कुल दूर रह जा रहे थे। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इतना है। नेक्स्ट वी मूव तो जो अगला है हमारा लोन ऐप्स। अभी कुछ दिनों पहले जो गूगल कंपनी है उन्होंने अपने प्ले स्टोर से 2000 लोन ऐप्स को हटाया, और ये हटाने का कारण ये था कि RBI और डिफरेंट इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इनके खिलाफ में दिखाया था कि फ्लैग रेज किया था, रेड फ्लैग इनके अगेंस्ट में रेज किया था। ये जो रेड फ्लैग रेज किया गया था वो काफ़ी सारी वजह से किया गया था। तो अगर हम लोग रीजन पे बात करें कि क्यों इस तरीके का कंसर्न था, क्या क्या कंसर्न था, तो ये कंसर्न ये था कि क्या जानकारी इकट्ठा की जा रही है इन सारे ऐप्स के द्वारा, उसको अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो इसमें दिखाता है कि 30% ऐसे ऐप्स हैं जिनको कि लोकेशन की जानकारी चाहिए, 30% को कैमरा का एक्सेस चाहिए, 21% को कॉन्टैक्ट का एक्सेस। आप जब ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप सीधा ओके 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 करते चले जाते हैं, तो उस ओके ओके के दौरान में आप अपना लोकेशन का एक्सेस, कैमरा का एक्सेस, कॉन्टैक्ट, फ़ोन कॉल करने का एक्सेस, ऑडियो रिकॉर्ड करने का एक्सेस, ये सारी चीज़ें आप बिना देखे समझे
अलाउ कर देते हैं किसी भी ऐप को। तो ये सारी जो जानकारियां इन ऐप्स के द्वारा इकट्ठा की जा रही थी, इसका कैसे यूज किया जा रहा है, कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये था कि जो यूजर्स थे, एक बार उन्होंने लोन चुका दिया मान लीजिए, तो लोन चुकाने के बाद फिर जो है उनको अपना डाटा डिलीट करने का कोई अधिकार नहीं था, अपना अपडेट करने का, मैनेज करने का, हटाने का वहाँ से डाटा, कोई भी व्यवस्था वहाँ पे थी नहीं। फिर ये सारे जो ऐप्स हैं, इन्होंने कभी भी अपना जो पार्टनर बैंक है या एनबीएफसी है उसके बारे में कोई भी जानकारी रिलीज नहीं की कि हमारा जो पार्टनरशिप किसी बैंक के साथ हो, ऐसा कुछ भी कोई भी जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम ये था कि इनके द्वारा लोन रिकवर करने के लिए अजीब अजीब तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आपके फ़ोन का सेंसिटिव डाटा चुरा करके बोला जा रहा है कि आप, या सेंसिटिव डाटा या फिर किसी भी तरीके से आपको पर्सनल जो फोटोज़ हैं, इमेजेज हैं, उनको कैप्चर करके बोला जा रहा है कि आपको इसको रिलीज कर दिया जाएगा, अदरवाइज यू हैव टू पे दी मनी। तो ये जो है बोरोवर्स को हैरेस करने के लिए इसका यूज किया जा रहा था। तो ये सारा प्रॉब्लम इसमें था। अगर इसी में हम लोग देखें तो यहाँ पे सिचुएशन बना कि कुछ कुछ पैसा जो है यहाँ से चाइना भी गया है इन सारे लोन ऐप्स की मदद से। तो लोन ऐप्स अगर देखें तो रेज कैश हो गया, पीपी मनी, जो जो डिफरेंट इस टाइप के प्रेडेटरी लोन ऐप्स रहे हैं, रूपी मास्टर, कैश पे, मोबी पॉकेट, पापा मनी, इन्फिनिटी कैश, नीचे जो आप देख सकते हैं नीचे वाले सीरीज में वहाँ पे नाम लिखा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहा। और अब देखें कि अभी के समय में इसको बढ़ावा क्यों मिला है। तो ये बढ़ावा मिलने का एक तो आपका इंटरनेट पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन के तौर पे चल रहा है। नेक्स्ट क्या है आपका बिग डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से क्या है कि वो जो सप्लायर एंड है, जो ऐप वाले एंड है, उनको भी जानकारी उपलब्ध है कि किसको पैसे की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है और कैसे क्या चीज़ होने वाला है। तो उस तरीके से इंस्टेंट लोन इस तरीके से प्रपोज करके किसी को भी इसमें फांस पाना बहुत ही आसान हो गया है। फिर और देखें तो कि जो फिनटेक कंपनीज हैं उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है, वो प्रेडेटरी लेंडिंग के तौर पे चल रहे हैं कि बिल्कुल लोन दे दो, बांट दो, उस तरीके से वो भी व्यवस्था चल रही है। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुआ है। फिर आपका पैंडेमिक के दौरान जो है ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेस करने के लिए लोगों की जो आदत थी उसमें थोड़ा बढ़ावा आया था, लोग ऑनलाइन सर्विसेज ज़्यादा अवेल कर रहे थे, उसकी वजह से भी इस तरीके के ऐप्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये एक नया प्रॉब्लम के तौर पे है। जो कंसर्न है वो हम लोगों ने देख लिया, जो रीजन्स हैं वो हम लोगों ने देख लिया। तो अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है कि टेक्नोलॉजी इज ए डबल एज सॉर्ड, दोधारी तलवार है टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे जो निगेटिव है टेक्नोलॉजी का, वहाँ पे इसको आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी का अगर कुछ आ जाता है कि इसका शॉर्ट कमिंग बताइए, तो वहाँ पे ये प्रेडेटरी लोन ऐप्स, इनको हम लोग एज ए एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस वाले में हमारे पास इतना है। हम लोग आते हैं आगे, इंडिया बांग्लादेश टाइज, ए मॉडल फॉर बाइलैटरल कोऑपरेशन। अभी 5 से 8 सितंबर के बीच में जो बांग्लादेश की पीएम हैं शेख हसीना, उनका स्टेट विजिट हुआ इंडिया में। हमारा रिलेशन बरसों से कंटिन्यू चला रहा है। तो अभी जो है बांग्लादेश का लिब्रेशन का 50 साल हुआ है। 2022 में 71 में उनको रिलीज़ कराया गया था। इंडिया के द्वारा ही लिब्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था। इसके पहले वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। और साथ ही बांग्लादेश के साइड से भी जो एंटी इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनके अगेंस्ट में काफ़ी फर्म एक्शन लिया जाता रहा है कंटिन्यूसली। दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी सारे समझौते भी हुए हैं, जैसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में हुआ, इसके तहत में बॉर्डर को सेटल करने की बात की गई। लैंड कॉन्क्लेव्स थे काफ़ी ज़्यादा, कुछ
कुछ कुछ ऐसे एरिया जो कि चारों साइड से मान लीजिए घिरा हुआ है बांग्लादेश से, जबकि वो इंडिया का टेरिटरी है। तो इस तरीके के एरियाज़ को रिजॉल्व किया गया। जो मेजर 4 एरिया है जो कि बांग्लादेश को ट्रबल कर रहा है करेंट टाइम में इंडिया के कंटेक्स्ट में, वो ये है। पहला कि 1.1 मिलियन रोहिंग्यास वो कंटिन्यूसली वहाँ पे बसे हुए हैं, और बांग्लादेश जो है इंडिया का सपोर्ट चाहता है रोहिंग्यास को या तो वहाँ पे अकोमोडेट कर लेने में या फिर उनको वापस भिजवाने में मदद करने में। सेकेंड, बांग्लादेश चाहता है कि तीस्ता वाटर जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जाए, उस पर एग्रीमेंट बने। तीसरा क्या है कि ग्रोइंग बांग्लादेश चाइना टाई ये बढ़ता दिख रहा है, जो कि इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम वाली बात है। चौथा जो बांग्लादेश का कंसर्न है कि कंसर्न अबाउट सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया। तो हमारे यहाँ पे जो एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके बात की गई थी, उसके रिगार्डिंग बांग्लादेश काफ़ी एप्रीहेंसिव था। तो ये 4 कंसर्न उनके द्वारा रेज किया गया। अगर बात करते हैं हम लोग आउटकम की, तो इस विजिट में जो आउटकम आया है वो 4 आउटकम के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि पहला क्या है कि जो सिक्योरिटी कॉपरेशन हमारा चल रहा है, काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर क्राइम और बॉर्डर मैनेजमेंट, इस 3 डायरेक्शन में, इसको बोला गया है कि इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। हम लोग अपना जो सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंट पार्टनरशिप, वो हम आगे और बढ़ाएंगे, उसको इन्हांस करेंगे। तीसरा क्या है, जो सप्लाई चेन हम लोग रेजिलियंट बनाने की दिशा में काम करेंगे। इसी डायरेक्शन में आपका कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उस पर भी बातचीत चल रही है, वो भी पाइप में है। नेक्स्ट क्या है कि कनेक्टिविटी को बूस्ट और किया जाए। इसमें आपका रोड, रेल, जितना भी मीडियम होता है, रोड हो गया, रेल हो गया, सी वे हो गया, इंफॉर्मेशन वेज हो गया, तो ये सारे तरीके से इसको एक्सपांड करने की बात की गई है। इस विजिट में ये चीज़ें थी। अब जो हम लोगों ने देखा कि जो कंसर्न्ड एरिया है बांग्लादेश के लिए, उसके रिगार्डिंग इंडिया ने क्या बोला है। तो जो रोहिंग्या वाला मुद्दा है, उस पे इंडिया ने बांग्लादेश को अप्रिसिएट किया है कि आप इतने सारे रोहिंग्यास को आपने अकोमोडेट कर लिया, अपने यहाँ पे जगह दिया, और साथ में बोला है कि फ्यूचर में हम लोग और भी मटेरियल असिस्टेंस जो है इसके रिगार्डिंग हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके रिगार्डिंग एश्योरेंस इंडिया ने दिया है। दूसरा प्रॉब्लम था इनका तीस्ता वाटर डिस्प्यूट का। तो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट तो नहीं सॉल्व हो पाया है, उस पर एग्रीमेंट नहीं आया है, लेकिन एक कॉमन बॉर्डर रिवर है कुसियारा, उसके वाटर को लेके शेयर करने की दिशा में दोनों गवर्नमेंट एग्री हुई हैं। प्लस साथ में क्या है कि जो रिवर्स के रिगार्डिंग डाटा है उसको भी एक्सचेंज करने पे दोनों कंट्री एग्री हो रही हैं। नेक्स्ट जो मुद्दा आपका चाइना को लेके है, तो चाइना वाला मुद्दा जो है उसमें ये चीज़ बोला गया है कि बायलैटरल रिलेशन है, ये अपने खुद के मेरिट के हिसाब से चलता है, इसमें किसी दूसरी कंट्री को परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट को लेके आदमी आगे बढ़ता है। और चौथा जो इंटरेस्ट है उस पर कुछ ज़्यादा इसमें आया नहीं कि माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसमें बांग्लादेश ने यही बोला है कि हम लोग अपने यहाँ पे जो हिंदू माइनर्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, बट स्टिल वी वांट दैट कि यहाँ पे भी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस वाले में ये बात थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डाटा जेम्स पे। ये आपका है हायर एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर को लेकर बात की गई है कि जो हमारा परसेंटेज ऑफ जीडीपी है जो कि खर्च किया जाता है हायर एजुकेशन पे, इन पर्टिकुलर पूरा एजुकेशन की बात नहीं की गई है यहाँ पे सिर्फ हायर एजुकेशन को कवर किया गया है। ये बोला गया है कि 2010-11 में जो हमारा परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम लोग खर्च कर रहे थे हायर एजुकेशन पे, वो 0.86% था हमारे जीडीपी का, जो कि 2019-20 में घट के 0.52% ऑफ जीडीपी तक आ गया है। इसी बीच में और भी एनालाइज किया गया कि हमारा ऐसा तो नहीं कि हमारा रिसिप्ट है वही घट गया हो, लेकिन रिसिप्ट हमारा नहीं घटा इसके दौरान में, बट स्टिल जो परसेंटेज है वो हमारा हायर एजुकेशन पे घटा है।
तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं कहीं पे भी हायर एजुकेशन को अगर बात किया जाए कि कैसे ठीक करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि अगर इस पे एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो हम लोग इसको बेहतर कर सकते हैं, जो कि रिसेंट में घटते ट्रेंड में रहा है। तो घटता ट्रेंड आप दिखाने के लिए इस ग्राफ को साइड में बॉक्स बना के डाल सकते हैं। तो ये हमारा वीकली सीरीज में पहला पार्ट था। 6 सितंबर से लेके आपका 13 सितंबर तक का जो न्यूज़ आर्टिकल है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको कवर किया गया है। अगर आपको इसका पीपीटी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो पीपीटी होगी इसके रिगार्डिंग उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले वीक में हमारे पास इतना ही है। अगर इसमें कुछ और भी आप ऐड करवाना चाहते हैं वीकली सीरीज में तो आप सजेशन में कमेंट बॉक्स में बताएं, वो हम लोग कोशिश करेंगे अकोमोडेट करने की। तो आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।